कि भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है जब कभी भी एक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखता हूं, बट मेन जो सवाल आएंगे उसी से आएंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन कैसे डिफाइन होती है। मतलब ये सेशन ही पूरा इस पे डिफाइंड है। अब अगर मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने डाइपोल को रख दिया तो नेट फोर्स तो जीरो होगा, बट क्या नेट टॉर्क जीरो होगा? बिल्कुल नहीं। व्हाट इज इक्विलिब्रियम, जो कि मुझे पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन जब आप पे एफ नेट भी जीरो हो और आप पे ताऊ नेट भी जीरो। मतलब आप पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, वही इक्विलिब्रियम होगा। यहां पे डिफाइन किए जाते हैं दो सेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक हो जाता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब एंगल जो है P और E के बीच में, P इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब थीटा की वैल्यू जीरो है और अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो नेट टॉर्क कितना होगा? जीरो होगा। एफ नेट तो जीरो है ही, एफ नेट तो जीरो है ही, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनके जस्ट ऑपोजिट रखा जाता है आपके डाइपोल को। यहां पे P जो होता है वो एंटी पैरेलल होता है। थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई? 180 डिग्री के बराबर। साथ ही साथ नेट टॉर्क भी जीरो होता है। तो अंतर क्या है? यहां पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पीई कॉस ऑफ जीरो, जो कि 1 हो जाता है, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस ऑफ पीई इंटू कॉस ऑफ 180, जो कि नेगेटिव होकर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को प्लस पीई बना देता है। So the main game about stable and unstable equilibrium is only related with the potential energy. एक केस में potential energy minimum है, एक में maximum है। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही बढ़िया से प्लेटफॉर्म इनफिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में, जहां पे आज आदर्श सर आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक बहुत मजेदार सा टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड, जहां पे हम ये जानेंगे कि भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है जब कभी भी एक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। आओ इस चीज को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक डाइपोल पे फर्क क्या पड़ता है, क्या इफेक्ट आते हैं, और साथ ही इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। तो आओ शुरू करते हैं सेशन को। बट हर एक सेशन में एक सवाल आप लोगों के लिए और एक सवाल मेरे लिए, बल्कि सारे सवाल मेरे लिए लेकिन एक आपके लिए। तो ये सवाल आपके लिए, आपको ये बताना है ओरिएंटेशन ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर इट वुड एक्सपीरियंस मिनिमम एंड मैक्सिमम टॉर्क। जहां पे वो मिनिमम और मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, वो ओरिएंटेशन आप लोगों को बतानी है। तो फटाफट से कमेंट में आंसर बताना, मैं सही आंसर को पर्सनली लाइक और कमेंट बैक करूंगा। अब आप समझते हैं और जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से डाइपोल पे फर्क क्या पड़ता है, ठीक है। सो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं डाइपोल को रखता हूं, ठीक है, मान लो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज बेसिकली अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैंने एक डाइपोल को रखा, तो मान लो ये रख दिया मैंने डाइपोल, ठीक है, ये मैंने क्या रख दिया है? ये मैंने रख दिया एक डाइपोल। दिस इज अ डाइपोल ओवर हियर, जिसका पॉजिटिव इधर, जिसका नेगेटिव इधर। तो भाई सिंपल सी चीज ये है कि इस डाइपोल पे नेट फोर्स जो रहेगा वो शून्य के बराबर रहेगा, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज पे ये रहेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इस नेगेटिव चार्ज पे ये रहेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो एफ नेट की अगर बात करूंगा मैं, तो वो तो जीरो रहता है। कहां पे? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे। लेकिन अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं तो वो जीरो नहीं रहेगा। और जिससे रिलेटेड नीट में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था। क्वेश्चन ऐसा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से ऐसे दिख रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ जाती हुई दिख रही थी। अब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ डाइवर्ज आउट कर रही है, तो यहां पे इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बाहर। मानते हो कि नहीं मानते? अगर यहां पे ऐसे डाइवर्ज आउट कर रही हैं, तो इधर इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आउटसाइड रीजन। मतलब मैं अगर दो पॉइंट कंसीडर करूं, मान लो ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी, तो इट्स क्लियर एविडेंट कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो होगा वो ज्यादा होगा ईबी से, राइट। और इसी के तहत यहां पर एक डाइपोल रख दिया गया था लाइक दिस। ये था डाइपोल, यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां नेगेटिव चार्ज। अब मुझे बताना था कि इस पे नेट फोर्स होगा कि नहीं। डेफिनेटली होगा, इस पे नेट फोर्स होगा। क्यों होगा नेट फोर्स? नेट फोर्स इसलिए होगा सर, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा और वो ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, और इस नेगेटिव पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा
वो कम मैग्नीट्यूड का होगा। मतलब ये जो F प्लस है, ये जो F लग रहा है पॉजिटिव पे, वो F जो लग रहा है नेगेटिव से ज्यादा होगा, राइट। सिंस EA इज ग्रेटर देन EB, सो F जो लग रहा है पॉजिटिव पे वो ज्यादा होता F नेगेटिव से, सो ओवरऑल डायपोल राइट की तरफ सरकता। तो ये केस कब का है? ये केस है एक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने का। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखूंगा तो ये सिनेरियो बनता है। एंड आई थिंक आप दोनों ही केस समझ गए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो नेट फोर्स 0 आएगा, बट नॉन यूनिफॉर्म में रखोगे तो F नेट 0 नहीं आएगा। इस सिनेरियो में F नेट 0 नहीं होता है, और दोनों चीज समझ में आनी चाहिए। हालांकि हमें फोकस करना है इस पे, जो मेन सवाल आएगा वो इसी से आएगा। ये एक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि किस हिसाब से आया, बट मेन जो सवाल आएंगे उसी से आएंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन कैसे डिफाइन होती है। मतलब ये सेशन ही पूरा इस पे डिफाइंड है। अब अगर मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने डायपोल को रख दिया, तो नेट फोर्स तो 0 होगा, बट क्या नेट टॉर्क 0 होगा? बिल्कुल नहीं, नेट टॉर्क 0 नहीं होता। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कभी भी आप एक डायपोल को रखते हो तो उस पर एक टॉर्क लगता है, और टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है? वो हो जाती है P क्रॉस E के बराबर। वो कितनी होती है? P क्रॉस E के बराबर। इस तरीके से आप पूरा वेक्टर निकाल सकते हो। बस मैग्नीट्यूड पे फोकस करोगे तो वो हो जाएगी PE साइन ऑफ थीटा। तो आई सपोज आप सभी ये रिलेशन को याद रखोगे कि जब कभी मैं डायपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, वो यूनिफॉर्म ही हो कि यूनिफॉर्म ही है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ओके। सो यूनिफॉर्म में रखा तो एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क ही होता है, और भी कोई कॉन्सेप्ट होता है? हाँ, एक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कभी भी आप एक डायपोल को रखते हो तो वहां पे एक पोटेंशियल एनर्जी भी रिलेट हो जाती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस ऑफ P डॉट E के बराबर। मतलब इसको और एक्सपैंड करूं तो माइनस ऑफ PE कॉस ऑफ थीटा, ये हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी इन विच इज स्टोर्ड इन द फील्ड लाइंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, आपने क्या क्या बताया? मैंने नेट फोर्स के बारे में बताया जो कि 0 होता है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैंने टॉर्क बताया जो कि होता है P क्रॉस E, और मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जो होता है माइनस ऑफ P डॉट E। अब इन तीनों को यूज करके मैं डिफाइन करूंगा भैया इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अच्छा, इक्विलिब्रियम क्या होता है? पूछो, जरा सवाल पूछो, इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? व्हाट इज इक्विलिब्रियम, जो कि मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन, इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन जब आप पे F नेट भी 0 हो और आप पे ताउ नेट भी 0 हो। मतलब आप पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, वही इक्विलिब्रियम होगा। तो F नेट इक्वल टू 0 तो हर केस में पॉसिबल हो रहा है। ये तो मैंने देख ही लिया अभी कि इक्विलिब्रियम, जैसे ही मैं एक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं तो F नेट तो 0 हो ही रहा है, किसी भी ओरिएंटेशन में रखो। अब नेट टॉर्क 0 कब कब होगा? नेट टॉर्क 0 कब कब होगा? जब जब साइन थीटा 0 होगा, जब जब साइन थीटा 0 होगा। और साइन थीटा 0 कब कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 0 है, 180 डिग्री आएगी। और उसी के बेसिस पे यहां पे डिफाइन किए जाते हैं दो सेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक हो जाता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक होता है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब क्या है ये दोनों, आओ देखते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का सिंपल सा फंडा ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस तरीके से और आपका डायपोल सेम ओरिएंटेशन में रखा है, मतलब एंगल जो है P और E के बीच में, P इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब थीटा की वैल्यू 0 है। और अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो नेट टॉर्क कितना होगा? 0 होगा। F नेट तो 0 है ही, F नेट तो 0 है ही। ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनके जस्ट ऑपोजिट रखा जाता है आपके डायपोल को, लाइक दिस। यहां पे P जो होता है वो एंटी पैरेलल होता है। क्या होता है? एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल टू E वेक्टर होता है। ठीक है, एंटी पैरेलल होता है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई? 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। और यहां पे भी क्या? F नेट तो 0 होता ही है सर, साथ ही साथ नेट टॉर्क भी 0 होता है। तो अंतर क्या है? F नेट तो 0 हो रहा है, नेट टॉर्क भी 0 हो रहा है। अंतर हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में। यहां पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस PE कॉस ऑफ 0 जो कि 1 हो जाता है, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस ऑफ PE इंटू कॉस ऑफ 180 जो कि नेगेटिव होकर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को प्लस PE बना देता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी हो जाती है? प्लस P इंटू E के बराबर। कितनी हो जाती है? प्लस P इंटू E के बराबर। कितनी? दोबारा से
प्लस पी इंटू ई, प्लस पी इंटू ई, प्लस पी इंटू ई के बराबर होती है, और ये सिचुएशन होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। सो द मेन गेम अबाउट स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज ओनली रिलेटेड विथ द पोटेंशियल एनर्जी। एक केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, एक में मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है और ये क्या है, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। और जब भी ऑब्जेक्ट अपने मिनिमम मोस्ट पोटेंशियल एनर्जी में रहता है वो सबसे स्टेबल रहता है, और मैक्सिमम में रहता है तो अनस्टेबल रहता है। मतलब जैसे ही तुम इसको यहां से हिलाओगे ये फट से पलट के इस सिचुएशन में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही तुम यहां से इसको हिलाओगे ये वापस ऑसिलेट करेगा और इधर आ जाएगा। और इसी वजह से स्टेबल इक्विलिब्रियम में एक और सिनेरियो अराइज होता है ऑसिलेशन का। किसका? डाइपोल ऑसिलेशन का। तो उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि डाइपोल ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट कहां अराइज करता है भाई? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। इसी इक्विलिब्रियम में क्या अराइज होता है? एक डाइपोल ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट। और क्या है ये डाइपोल ऑसिलेशन? फटाफट देख लेते हैं कि जैसे ही तुम इसको थोड़ा सा हिला देते हो, जैसे ही तुम इसको थोड़ा सा यहां से हिला दिया, ये फट 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 ऑसिलेट करने लग जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पे तुमने एक डाइपोल रखा है और इसको हल्का से यहां घुमाया तो ये ऊपर नीचे इस तरीके से ऑसिलेशन शो करने लगेगा। ठीक है, सो इसी चीज को क्या बोलते हैं? डाइपोल ऑसिलेशन। और इसका जो टाइम पीरियड होता है यहां पे आप देख सकते हो, फाइनल टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन पी इंटू ई के बराबर, जहां पे आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो जाता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द डाइपोल। मतलब जो आप डाइपोल यूज कर रहे हो उसके सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ डाइपोल। और पी इंटू ई यू ऑलरेडी नो, पी इज डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ई की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। ठीक है, सो इस रिलेशन को याद रखना, ये टाइम पीरियड का रिलेशन होता है। इस तरीके से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। और ये केस होता है किसका? एक डाइपोल ऑसिलेशन का। सो आई थिंक इस पूरे सेशन में आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से इक्विलिब्रियम की कंडीशन जानी है, और ये जाना है कि एक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या वेरिएशंस आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं। डू रिमेंबर दीज कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले सेशंस में बहुत हेल्प करेंगे। सो इसी के साथ इस सेशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।